Assalamu alaikum, namaste, and greetings to everybody who's watching my channel or listening to me right now. Since it's a new channel and I would like you to subscribe, like, and share my channel as much as you can. If you like the video, please tell me in the comments, and every suggestion is welcomed. टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एडमिशन का ही टॉपिक अपने पहले चैनल की पहली वीडियो में क्यों चूज़ किया। वो इसलिए क्योंकि जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडमिशन एक नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा एलएलबी के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन का मतलब होता है इकरार कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना। उर्दू में हम इसका इकरार कहते हैं, जबकि हिंदी में इसको हम स्वीकृति कहते हैं, यानी किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। अब देखा जाए तो एडमिशन हमेशा एक स्टेटमेंट होती है, एक बयान होता है, ठीक है। और ये सिविल मैटर्स में एक प्रूफ होता है जिससे पता चलता है कि इस प्रिजम्पशन पे उसको लिया जाता है कि कोई बंदा अगर अपने खिलाफ कोई बात कर रहा है तो वो ठीक ही कर रहा होगा, क्योंकि एडमिशन हमेशा अपने खिलाफ बात होती है। जनरल रूल यही है कि वो कोई भी स्टेटमेंट अगर अपने खिलाफ दी जाती है तो वो स्टेटमेंट, वो एडमिशन बन जाती है। अगर इसको हम हिस्टोरिकली भी देखें तो सुना में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफ़ी ऐसे केसेस जो कि सिर्फ एडमिशन के तौर पे, एडमिशन की बेसिस पे एक्सेप्ट किए और फैसला सुनाया। यहाँ तक कि कोरोबोरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर किसी एक्यूज़ ने एडमिशन दे दी, एडमिट कर लिया, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया था। पाकिस्तान में क्योंकि कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 एप्लीकेबल है, इसलिए उसका आर्टिकल 30 से लेकर 36 एडमिशन को कवर करता है, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 23 का चैप्टर एडमिशन को कवर करता है। मेरे दोस्तों, एडमिशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बहुत इजी भी है। जैसे देखिए, मैंने भी आपको सबसे पहले क्या बताया कि एडमिशन हमेशा एक स्टेटमेंट होती है। अब वो ओरल भी हो सकती है और डॉक्यूमेंट्री यानी लिखी पढ़ी भी हो सकती है। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, अगर उससे कोई इन्फ्रेंस यानी कि कोई नतीजा ऐसा अखज़ किया जा सके जो कि फैक्ट इन इशू, हमारे जो असल में फैक्ट इन इशू है उसके रिलेटेड हो या फिर रेलिवेंट फैक्ट के रिलेटेड हो, उसके बारे में कोई ना कोई नतीजा अखज़ किया जा सके। अब हर स्टेटमेंट एडमिशन नहीं बन जाती, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये मैं आगे आपको आके इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कंडीशन क्या है, कोई भी स्टेटमेंट अब एडमिशन नहीं होती, ठीक है। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक्चुअली में एडमिशन बन सकती हैं, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि वो मेरिट्स पे उतरती हैं, वो दो मेरिट्स कौन से हैं। असल में वो मैंने भी आपको डेफिनेशन में बताए, वो ये कि सबसे पहली बात कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री, उससे कोई ना कोई इन्फ्रेंस अखज़ किया जा सके, कोई ना कोई इन्फ्रेंस अखज़ किया जा सके। किसके बारे में, जो कौन सा ऐसा इन्फ्रेंस यानी कि कौन सा ऐसा नतीजा हो जो कि किसके बारे में हो, किससे रिलेटेड हो, फैक्ट इन इशू के। तो आपने फर्स्ट सेक्शंस में पढ़ा होगा कि असल में फैक्ट इन इशू वो फैक्ट होता है जो कि एक पार्टी, फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं जो कि सूट में हैं, ए और बी। अब ए इस बात को अलेज कर रही है कि ये फैक्ट है, ठीक है, ऐसा हुआ था, मर्डर हुआ था, और बी कह रहा है कि वो मर्डर नहीं हुआ था। तो वो फैक्ट इन इशू, असल में फैक्ट इन इशू क्या है, मर्डर के इफ़ इट हैपेंड और नॉट। ये असल में क्या है कि एक फैक्ट इन इशू है कि एक पार्टी इसको अलेज कर रही है और दूसरी पार्टी इसको डिनाई कर रही है। और रेलिवेंट फैक्ट के लिए तो हमारा जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस है उसका आर्टिकल 18 से लेकर 29 का चैप्टर सारा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के ऊपर है। असल में आप अभी के लिए ये समझ लें कि रेलिवेंट फैक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि कनेक्शन रखता है किससे, फैक्ट इन इशू से। कनेक्शन का वर्ड अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी रेलिवेंट फैक्ट का चैप्टर समझने के लिए। इंशाल्लाह हम उसको भी आने वाली वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो आप वीडियो में लाजमी मुझे बताइएगा। तो अब हम चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ एडमिशन कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ एडमिशन यानी कि किस किस तरह से एडमिशन दिए जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं। सबसे पहली बात जुडिशियल, यानी कि कोर्ट प्रोसीडिंग में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोर्ट है, जज बैठा हुआ है, वकील हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन्स, पर्टिकुलर पर्सन्स दी जा रही है, तो वो जुडिशियल है। और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल भी होती है, यानी कि कोर्ट के सामने नहीं, किसी और के सामने, पुलिस ऑफिसर हो गया या कोई और ऐसा ही इंसान जिसके सामने एडमिशन दी जा सकती है। अब एक केस लॉ है पाकिस्तान के अंदर 1980 PCRLJ 827, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बताता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या एडमिशन दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती। इसके अंदर कोर्ट ने ये कहा था कि देखें, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन्स दी जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी दो ऐसे मेरिट्स हैं कि वो एडमिशन्स के तौर पे रिसीवेबल हैं या नहीं हैं। वो मेरिट्स कौन से हैं? पहली बात तो ये है कि वो जो एडमिशन देने वाला इंसान है वो एक्यूज्ड खुद हो, ठीक है। और दूसरी बड़ी जो यार्डस्टिक है वो ये है कि अगर एक्यूज, पहली बात तो ये कि एक्यूज खुद दे, दूसरी बात ये है कि एक्यूज तो दे रहा है लेकिन वो कैसे दे रहा है। एक्यूज को इनवॉलेंटरली विदाउट एनी फोर्स एंड कोएर्शन वो स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें जो हैं वो ऑथेंटिक हैं, प्रूव्ड हैं, तो फिर उसकी जो एडमिशन है वो एडमिसिबल है और एक्सेप्टेबल है बाय द कोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं तो आता है कि मोड्स ऑफ एडमिशन क्या है। पहले हमने टाइप्स की बात की, अब मोड्स यानी कि किस किस तरीके से एडमिशन दी जा सकती है। तो सबसे पहली बात है ओरल, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, और मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली भी दी जा सकती हैं। अब तो ओरल यानी कि वर्ड्स के थ्रू दे दें, डॉक्यूमेंट्री लिख के दे दें, इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली आप जानते हैं क्योंकि गैजेट्स इवॉल्व हो रहे हैं तो लॉ का भी इवॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है।
ओरल के लिए केस लॉ आप लिख लें 1992 CLC 235, जिसके अंदर कोर्ट ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जिसके अंदर कोर्ट ने बताया था कि देखो ओरल एडमिशन्स तो आप वर्ड्स के थ्रू दे लो, ठीक है, वर्ड्स के थ्रू दोगे तो वो एडमिसिबल है। अब आगे जाके ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ओरल एडमिशन्स का, ये भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी के लिए ओरल एडमिशन्स थ्रू वर्ड्स एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लेकिन जेस्चर्स के थ्रू नहीं, अनटिल और अनलेस वो बंदा जो दे रहा है एडमिशन वो बोल ना सकता हो, इफ़ यू कांट स्पीक, तो वो जेस्चर्स के थ्रू कोर्ट में आए इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन्स, वो आके अपनी स्टोरी जो है ना वो इंडिकेशन ऑफ द हैंड से जेस्चर से समझाए, ठीक है, कोर्ट को, तो फिर उसकी जो स्टेटमेंट है तो वो एडमिसिबल हो सकती है। अब अगला टॉपिक, अगला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। सबसे पहली बात है हु कैन मेक एन एडमिशन। एडमिशन असल में कर कौन सकता है? क्या हर कोई एडमिशन कर सकता है? कोई भी लेमन कर सकता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडमिशन सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे स्टैट्यूट में डिफाइन किए हुए हैं। वो सबसे पहला क्या है? आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने भी पहले केस लिया था, ए और बी हमारे दो थे जिनके दरमियान सूट था, ठीक है, सिविल सूट फाइल हुआ हुआ है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो ए और बी असल में क्या है? पार्टी टू द प्रोसीडिंग है, ठीक है। और अगर एजेंट की बात आ जाती है, ठीक है, एजेंट में क्या है कि अगर उसने किसी को अथॉरिटी दी हुई है, यानी कि ए ने किसी को अथॉरिटी दी हुई है कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, तुम जो है ना मेरी ये प्रॉपर्टी के तुम, अब मैं तुम्हें एजेंट बना रहा हूँ, तुम मेरे ही तौर पे, मेरे ही बिहाफ पे जो है ना तुम इस प्रोसीडिंग को लेके चलो, तो वो असल में क्या है, वो भी उसकी भी अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान अगर एजेंट कोई स्टेटमेंट देता है तो वो भी एडमिशन हो सकती है। इसकी भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है मेरे दोस्तों, देखिए उसकी कंडीशन ये है कि वो असल में अंडर द सर्कमस्टांसिस होना चाहिए। अंडर द सर्कमस्टांसिस का मतलब है जब तक उसको एज अ एजेंट अथॉरिटी हासिल थी तब तक ही वो जो है ना एडमिशन दे सकता है। जब ये प्रिंसिपल ने हमारे यानी कि पार्टी ए ने अगर अपना एजेंट मुकर्रर किया था तो ए ने अगर उससे अथॉरिटी वापस ले ली तो फिर अगर वो कोई एडमिशन देता है तो वो एडमिसिबल नहीं है। लेकिन अगर उसने एडमिशन दी कब? जब उसके पास अथॉरिटी थी, जब उसको ऑथोराइज किया गया था, रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेसली किया था या फिर इम्प्लाइडली किया था, जुबानी कलामी किया था, कनक के थ्रू किया था कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ तो तुमने जो है ना मेरे पीछे से ये सूट लेके चलना है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। पहली बात ये कि वो अंडर द सर्कमस्टांसिस उसी टेन्योर में उसी ड्यूरेशन में करे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट भी उसकी एडमिशन को एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो उसकी एडमिशन जो है वो असल में एडमिसिबल हो जाती है। अब अगली बात यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों, कि सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, ये मैं आपको समझाती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये असल में कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा इंसान है जो कि किसी और को रिप्रेजेंट करता है। अब सूटर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो है इसको आप एजेंट के फॉर्म में ना लेके आइए। एजेंट जो है मैं ऊपर समझा चुकी हूँ, एजेंट को ऑथराइज किया जाता है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। अब ये जो पर्सन है जो कि सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कोई भी किसी इंसान को, किसी ग्रुप को, या फिर किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में किसी कंपनी वगैरह को भी कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो एक ट्रस्ट है जिसके लिए ट्रस्टी होता है, वो हमारा सूटर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आ सकता है। इसी तरह विल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, गार्डियंस होते हैं, ठीक है। तो ये भी कंडीशन, इसकी भी कंडीशन एजेंट जैसी है। एजेंट में क्या था कि वाइल ही इज होल्डिंग द अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी जब तक है तब तक वो एडमिशन दे सकता है, उसकी एडमिशन एडमिसिबल है, ठीक है। अब सूटर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी तब तक ही दे सकता है एडमिशन जो कि एडमिसिबल होंगे जब तक वो अपना कैरेक्टर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर रखता हो। जब भी उसके जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी थी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कंपनी ने उससे ये कैरेक्टर वापस ले लिया तो फिर उसकी एडमिशन जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होती कोर्ट में। इसको समझाने के लिए मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसके अंदर ए और बी दो पार्टीज़ हैं टू अ सूट। ए ने अब कहा कि चलो फॉर एग्जांपल कि वो बीमार हो गया है, ए जो है ना बीमार हो गया है, तो उसने कहा कि चलो एक्स जो है ना वो मेरे तौर पे मुझे रिप्रेजेंट करते हुए बी के साथ सूट में एज अ पार्टी चला जाए, ठीक है। तो यानी कि एक्स असल में कहाँ पे है? एक्स का करेक्टर है अब रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, एक्स अब रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में है। और कब तक इसकी जो स्टेटमेंट है वो एज एडमिशन एडमिसिबल रहेगी? जब तक कि वो ये रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर होल्ड कर रहा है, ठीक है। जब तक इसका रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर उस ड्यूरेशन तक, जब तक इसका रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर होल्ड हो रहा है तब तक ये जो है ना इसकी एडमिशन एडमिसिबल होगी इन द कोर्ट। आई होप कि आपको समझ आई हो। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे अभी हमने बात की किस किस की, अभी तक हमने किस किस की बात की है कि कौन कौन एडमिशन दे सकता है। सबसे पहली बात कि पार्टी इन प्रोसीडिंग खुद हो, दूसरी बात ये कि एजेंट हो, या तीसरी बात ये कि सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हो, ठीक है। अब अगली बात करें तो वो आता है कि असल में रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के बाद सब्जेक्ट मैटर में अगर किसी पार्टी का इंटरेस्ट भी है ना तो उसकी भी एडमिशन असल में एडमिसिबल इन द कोर्ट होगी, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको इसको जो है ना एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। वो ये कि देखिए अभी जैसे वही एग्जांपल लेते हैं हम कि ए और बी का एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, ठीक है, ए वर्सेस बी था, ठीक है। अब ए का जो प्रॉपर्टी है ना ए की, वो है असल में 100 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 100 स्क्वायर फीट, इसकी प्रॉपर्टी है 100 स्क्वायर फीट और इसका सूट चल रहा है बी के साथ, ठीक है। तो अब
एक्स असल में एक बंदा है जिसका इंटरेस्ट कितना है, इस प्रॉपर्टी में 20% इंटरेस्ट है, यानी कि 20 स्क्वायर फीट का उसका इंटरेस्ट निकल रहा है, ठीक है। तो असल में एक्स इस सूट में एक पार्टी तो नहीं है, ठीक है, वो पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक ऐसी पार्टी है जिसका इस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है। और उसका इस बात में भी इंटरेस्ट है कि जो भी इस केस का फैसला आएगा, ए जीते या बी जीते, तो उसका इंटरेस्ट भी अफेक्ट होगा। तो असल में एक्स जो है ना, ये असल में अब बन जाता है हमारे पास पार्टी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इसको हम कहते हैं पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। तो अब ये जो भी स्टेटमेंट देगा इस करेक्टर में, यानी कि जब तक उसने ये करेक्टर होल्ड किया हुआ है इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, तो उसके अंदर जितनी भी एडमिशन ये देगा वो असल में एडमिसिबल होंगी कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ तो असल में ये जो इंटरेस्ट है वो दो तरह का हो सकता है। सबसे पहली बात कि इसका प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा इंटरेस्ट इसका हो सकता है पेक्यूनरी, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर दोनों हो सकते हैं ना, जैसे पेक्यूनरी भी हो सकता है, प्रोप्राइटरी भी हो सकता है, तो इसका इंटरेस्ट भी वेरी कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आई गेस कि आपको जो है ना ये बात समझ आई होगी। जैसे को ओनर्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि 20% जो है उसका इंटरेस्ट था एक्स का, और इसी तरह 80% इंटरेस्ट रह गया होगा ए का। ए और बी के दरमियान था हमारा सूट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब कौन सा पर्सन है जिसकी एडमिशबल है एडमिशन, वो है जिस पार्टी ने इंटरेस्ट डिराइव किया था। देखें, जिस पार्टी ने, एक्स ने किससे डिराइव किया था इंटरेस्ट, ए से। तो मैं इसको दोबारा समझाती हूँ, देखिएगा। अब कौन सी बात है कि वो ऐसे पर्सन जिनकी एडमिशन एडमिसिबल है, वो कौन से पर्सन हैं, फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव, जिनसे इंटरेस्ट डिराइव किया गया था, ठीक है। ये असल में वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके लीगल राइट्स, टाइटल या फिर इंटरेस्ट किसी भी मैटर में ट्रांसफर किया गया है किसी और पार्टी से। जैसे कोई भी, फॉर एग्जाम्पल इधर ही समझा देती हूँ। जैसे देखिए, ए और बी दो पार्टीज थी सूट के अंदर, ठीक है। ए ने ये जो प्रॉपर्टी, जो डिस्प्यूट की प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट, वो असल में ए ने जो प्रॉपर्टी ली थी वो वाई से ली थी, ठीक है। तो वाई असल में क्या है, वाई वो पर्सन है जिससे ए ने अपना इंटरेस्ट डिराइव किया था, ए ने इससे अपना इंटरेस्ट लिया था, डिराइव किया था। तो वाई की भी जो स्टेटमेंट है वो भी एडमिसिबल इन द कोर्ट बन सकती है, ठीक है, जब तक कि वो अपना करेक्टर होल्ड करता है। करेक्टर की बात जो है ना, हमने अभी 3 में पढ़ी है, वो ये करेक्टर होल्ड करे अपना, ये एक पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड, दूसरा सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट था, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। इन सब के अंदर जो है ना उनकी एडमिशंस एडमिसिबल हैं। अब अगली बात करते हैं कि आर्टिकल 32 हमें बताता है कि एडमिशंस बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। यानी कि देखो, सबसे पहली बात तो अगर कॉमन सेंस की बात करें तो ए और बी, इन दोनों के दरमियान अगर कोई सूट चल रहा है तो ए की स्टेटमेंट और बी की स्टेटमेंट ही सिर्फ क्या हो सकती है, एडमिसिबल हो सकती है। फिर पीछे हमने कुछ लोग भी ऐसे पढ़े कि जिनका इंटरेस्ट के बारे में था, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में था, लेकिन स्ट्रेंजर्स नहीं थे। ये सारी जो बातें हमने की वो असल में रिलेटेड ही थी ना, लेकिन अब बात हो रही है कि स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं। स्ट्रेंजर्स की भी, ये बिल्कुल ही एक्सेप्शन है जनरल रूल की, कि स्ट्रेंजर्स की भी जो एडमिशंस हैं वो भी एडमिसिबल बन सकती हैं। वो कैसे, कि अगर तो उसकी पार्टी, फॉर एग्जाम्पल इसको अंडरटेक किया था कि ए जो है ना उसके जितने भी किराएदार हैं उनसे रेंट वसूल करेगा, ठीक है। अब ए ने जो है ना डी ई से रेंट वसूल कर लिया लेकिन सी से नहीं किया, ठीक है। और ए ने जाके बी को कह दिया कि सी से तो आपका कोई रेंट ही नहीं बनता था, ठीक है। और सी ने कोर्ट में आके अगर ये कह दिया कि नहीं जी मेरा तो रेंट बनता था, ए ने ही नहीं मुझसे लिया, तो वो असल में क्या हो जाएगा, इसकी लाइबिलिटी डिफाइन करेगी बी की लाइबिलिटी को। तो ये असल में सी ने ए के खिलाफ बात कर दी है, यानी कि अगेंस्ट ए, सी हैज़ गिवन अ स्टेटमेंट और एन एडमिशन अगेंस्ट अ पार्टी टू अ प्रोसीडिंग। तो फिर इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, एडमिसिबल इन द कोर्ट हो जाएगी, ठीक है। असल में आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फर्स्ट गो में समझ नहीं आती। तो अब आगे मूव करते हैं। आर्टिकल 33, एडमिशंस बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू पार्टी बाय द सूट। अब किसी पर्सन, देखिए ये भी बहुत ही ईजी है ये। फॉर एग्जांपल ए और बी, वही किसी भी एग्जांपल्स कि ए और बी के दरमियान एक सूट था, ठीक है। क्या था कि ए ने जो है ना बी से एक घोड़ा लिया था, ठीक है। चलो बी ने घोड़ा ले लिया ए से। अब बी ने ए से कहा कि तुमने जो घोड़ा दिया ना उसको, वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं, साउंड नहीं है, ठीक है ना। तो ए ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो आप ऐसा करो कि ना सी से पूछ लो, सी जाहिर है उसके हॉर्सेस होंगे, उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो ये दोनों ए और बी असल में किसको रेफर कर रहे हैं, सी को रेफर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। एक्सप्रेसली रेफर कर रहे हैं टू बाय अ पार्टी ऑफ द सूट, यानी कि पार्टी ऑफ द सूट ने, किसी ने इसको रेफर किया है सी को इन्फॉर्मेशन के लिए कि इससे जाके पूछ लो कि घोड़ा साउंड है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। तो असल में सी की एडमिशन, अब सी जो भी बोलेगा जाहिर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। तो इसीलिए उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी एडमिशन के तौर पर एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 34 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसके अंदर बताया जाता है कि ये तो बात होगी कि कौन सा इंसान जो है ना वो एडमिशन दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सी ऐसी
कौन से ऐसे प्रूफ्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रूफ करती हैं एडमिशन्स को। तो देखिए, सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल ये है कि एडमिशन्स हमेशा इंसान के खिलाफ होते हैं। मैंने सबसे पहले यही बात बताई थी कि स्टेटमेंट्स अपने खिलाफ दी जाएँ तो वो एडमिशन्स होती हैं, लेकिन अब इसकी भी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके स्टैट्यूट का वर्ड है बिहाफ, यानी कि अपनी सपोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती है। एडमिशन हमेशा अपने खिलाफ होती है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट अपने अगेंस्ट दी जाती है, अपने सपोर्ट में नहीं दी जा सकती। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे देखिए, एडमिशन बाय डेट पर्सन अंडर आर्टिकल 34(1). अब देखिए जो है, देखिए दो पार्टीज के दरमियान सूट था, ए ने एक स्टेटमेंट दे दी, तो वो कब जो है उसके ही बिहाफ में, उसी की सपोर्ट में यूज़ की जा सकती है जब इनके सूट के दरमियान ए जो है ना वो किसी वजह से मर जाए और उसकी जो स्टेटमेंट दी गई थी वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज़ हो सके। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, दूसरी बात देखिए कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो अपने सपोर्ट में प्रूव की जा सकती हैं। वो ये देखिए कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि बता सके कि किसी बंदे की स्टेट ऑफ बॉडी या माइंड क्या था। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक समझते हैं एग्जांपल कि देखिए, ए और बी के दरमियान एक सूट था। ठीक है, और ए को एक्यूज़ किया गया था कि उसने असल में स्टोलन गुड्स लिए हैं। ठीक है, उसने स्टोलन गुड्स लेके आया है और वो बाजार में बेच रहा है। ठीक है, और अब देखा गया, जब उसके कंडक्ट को देखा तो पता चला इसके कंडक्ट को, ये जो है ना आर्टिकल 34 की क्लॉज 2, इसके अंदर कंडक्ट की बात भी आती है। उसके कंडक्ट से उसकी स्टेट ऑफ बॉडी या स्टेट ऑफ माइंड पता चले तो वो स्टेटमेंट भी एडमिसिबल हो जाती है इन द सपोर्ट ऑफ समवन। देखा गया कि ए जब ये स्टोलन गुड्स बेच रहा था तो वो मार्केट वैल्यू पे ही बेच रहा था, यानी कि मार्केट प्राइस जितनी भी थी उसी पे बेच रहा था, यानी कि उसको इस बात से पता चला कि उसको इस बात का पता ही नहीं है कि वो स्टोलन है या नहीं है। ठीक है, तो ये एविडेंट है कि अगर तो वो ये तो स्टेट ऑफ माइंड उसकी बताता है कि उसको ये बात नहीं पता थी कि वो स्टोलन है या नहीं है, क्योंकि वो तो उसको मार्केट प्राइस पे बेच रहा है। अगर उसको पता होता कि ये तो चोरी किया तो फिर वो कम प्राइस पे बेच देता। ठीक है, या तो छुपा के बेचता, लेकिन वो जो है ना वो मार्केट में, यानी कि उसकी शॉप है और वो उसी के ऊपर बैठ के वो जो है मार्केट प्राइस पे बेच रहा है। तो इससे पता चला कि वो असल में उसको नहीं पता कि उसने ये स्टोलन गुड्स लिए हैं या नहीं, कि वो स्टोलन है या नहीं। आगे चलते हैं तो आता है स्टेटमेंट। अब कोई ऐसी स्टेटमेंट वो दे रहा है जो कि इस प्रोविजन में तो नहीं, यानी कि 30 से 36 के अंडर तो नहीं, लेकिन किसी और प्रोविजन में मेकिंग किसी जो कि अदरवाइज रेलिवेंट हो। कई ऐसी बातें होंगी, कई ऐसे सेक्शन आर्टिकल्स होंगे जो कि अप्लाई होते हैं, तो वो इस 30 से लेकर 36 में नहीं, किसी और प्रोविजन के अंडर जो है ना उसकी एडमिसिबल हो सकती है, तो वो सपोर्ट में भी यूज़ की जा सकती है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं कि ओरल एडमिशन हमारी रेलिवेंट होंगी। जनरल रूल तो ये है कि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए जो है ना हमारा ओरल एडमिशन रेलिवेंट नहीं होता और ना ही एडमिसिबल होता है। ठीक है, जब रेलिवेंट ही नहीं है तो फिर एडमिसिबल कैसे होगा। ठीक है, तो लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है। सबसे पहली एक्सेप्शन ये है कि जो पर्सन ओरल एडमिशन दे रहा है किसी भी कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए, वो सेकेंडरी एविडेंस देने का हक रखता है या नहीं रखता, जो कि सेकेंडरी एविडेंस आर्टिकल 74 के अंदर ऑथराइज है या नहीं है, उसका राइट है या नहीं देने का। अगर तो वो रखता है तो फिर वो जो है ना स्टेटमेंट उसकी एडमिसिबल है। और अगर डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस के वो ठीक है या नहीं ठीक, उसके लिए भी जो है ना हम ओरल एडमिशंस को रेलिवेंट तस्वर करते हैं और एडमिसिबल तस्वर करते हैं। आगे चलें तो एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट आर्टिकल 36, दिस विल बी आवर लास्ट आर्टिकल। सिविल केसेस के अंदर कोई भी एडमिशन जो है ना वो रेलिवेंट नहीं होती। ठीक है, कौन सी नहीं होती कि देखा जाए, कोर्ट ने देखा कि फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान जो है ना एक सूट चल रहा था, सिविल सूट, तो कोर्ट ने देखा कि ए और बी के दरमियान ना कोई पहले से एक्सप्रेस कंडीशन थी, उन्होंने कोई अपनी जो है ना कंडीशन रखी हुई थी कि एविडेंस दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, उन्होंने अपनी कोई यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये जो है ना एडमिशन ये कंडीशन रख ली थी कि एविडेंस देंगे ही नहीं। तो ठीक है, तो फिर अगर उसने किसी ने एडमिशन दे दिया है तो फिर वो जो है ना रेलिवेंट नहीं होगा। और दूसरा, कोर्ट को जो है ना उनके कंडक्ट से, उन सर्कमस्टांसेस से कोर्ट ये इन्फर कर सकती है कि इनके दरमियान तो पहले से कोई एग्रीमेंट हो गया हुआ है और ये जो है ना अब्यूज ऑफ द लीगल सिस्टम के लिए ये इन्होंने पहले से भी एग्रीमेंट किया हुआ है कि चलो जो भी फैसला आएगा हम जो है ना, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी थी 100% के लिए, ए और बी ने कहा, उसने कहा कि चलो अगर तुम ए, इन दोनों ने कोई पहले से एग्रीमेंट कर लिया था कि ए भी जीत जाएगा तो 70% ये रखेगा। ठीक है, और बी भी अगर जीत जाएगा तो 70% ये रखेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी एविडेंस दिया जाता है कि चलो इस तरह का एविडेंस दे लेंगे कि तुम अगर जीत गए तो ये होगा, तुम अगर जीते तो ये होगा, तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट इन्होंने किया हुआ है तो फिर जो है ना इनकी कोई भी अगर एडमिशन देते हैं तो वो एडमिसिबल नहीं होते। इसी तरह प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर लॉयर क्लाइंट का भी यही आ जाता है, जो आर्टिकल 9 में हम पढ़ चुके हैं पहले क्यूएसओ में। अब क्या एडमिशन्स को विड्रॉ किया जा सकता है या नहीं, तो जी बिल्कुल किया जा सकता है, सिवाय उन एडमिशन्स के जो कि प्लीडिंग्स में दी गई थी। यानी कि प्लीडिंग्स के अंदर क्या क्या आता है, प्लेंट आती है और आती है रिटन स्टेटमेंट। तो जो भी एडमिशन इन दोनों में यानी कि प्लीडिंग्स में दी गई थी वो जो है ना वापस नहीं ली जा सकती, बाकी ली जा सकती हैं। तो कंक्लूजन दोस्तों हमने क्या सीखा
कि एडमिशन जो है वो हमेशा एक स्टेटमेंट होती है, ओरल हो सकती है, जो है डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, ठीक है, और उससे हमेशा एक इन्फ्रेंस अखज़ किया जाना चाहिए, ठीक है, और रेलिवेंट फैक्ट के लिए और फैक्ट एंड इशू के मुताबिक होती है, से रिलेटेड होती है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अपने सजेशंस जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।